हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज आपके सोशल साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पावर शेयरिंग को समझते हैं। अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या पावर शेयर करने से, पावर बांटने से कोई देश कमजोर हो जाता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दो देशों की कहानी देखेंगे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया। देखो, ये डाउट बिल्कुल नेचुरल है। जब हम सुनते हैं पावर शेयरिंग तो लगता है पावर को डिवाइड कर रहे हैं, उसे कम कर रहे हैं, और इससे देश तो वीक ही होगा ना। ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है, पर इसका असली जवाब जानने के लिए हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। तो चलो, इसका जवाब ढूंढने के लिए हम एक ट्रिप पर चलते हैं, सीधा यूरोप। हमारी पहली कहानी है बेल्जियम की, जिसके सामने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पजल सॉल्व करने के लिए था। तो आओ, बेल्जियम को इमेजिन करते हैं। ये यूरोप में एक छोटा सा देश है। कितना छोटा? सोचो, अपने हरियाणा स्टेट से भी एरिया में छोटा। और इसकी आबादी है लगभग 1 करोड़, यानी हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी। अच्छा, बेल्जियम के पजल को समझने से पहले एक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है, एथनिक। एथनिक ग्रुप का मतलब सिर्फ रिलीजन या नेशनैलिटी नहीं होता। इसका मतलब होता है एक ऐसी सोशल डिवीजन जो शेयर्ड कल्चर, कॉमन लैंग्वेज या एक जैसे रीति रिवाज पर बेस्ड हो। इस वर्ड को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये इस पूरी कहानी की है। तो ये देखो बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन। देश की टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच और बचे हुए 1% जर्मन। ऊपर से देखने में तो सिंपल लग रहा है, एवं डच स्पीकिंग लोगों की क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये मैप देखो, जो येलो एरिया है वो है फ्लेमिश रीजन, जहाँ डच स्पीकर्स रहते हैं, और जो रेड एरिया है वो है वोलोनिया रीजन, जहाँ फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम इन रीजन्स में नहीं थी। असली टेंशन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसल्स। और यहाँ आता है कहानी में असली ट्विस्ट। ब्रसल्स में सिचुएशन पूरी तरह 180 डिग्रीज उलट जाती है। जो डच स्पीकर्स पूरे देश में मेजॉरिटी में थे, वो कैपिटल सिटी में सिर्फ 20% एवई माइनॉरिटी बन जाते हैं। और जो फ्रेंच स्पीकर्स देश में माइनॉरिटी थे, वो ब्रसल्स में 80% की जबरदस्त मेजॉरिटी में थे। कैन यू इमेजिन द टेंशन? यही था द ब्रसल्स डिलेमा। ओके, तो बेल्जियम की कहानी को यहाँ थोड़ा पॉज करते हैं। अब चलते हैं एक दूसरे आइलैंड नेशन की तरफ, जिसके सामने भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी, श्रीलंका। यहाँ भी डाइवर्सिटी थी, लेकिन उनकी कहानी का अंजाम बिल्कुल अलग हुआ। श्रीलंका हमारे इंडिया के साधन कोस्ट से बस थोड़ी सी ही दूर है। यहाँ का एथनिक मिक्स देखें तो 74% पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकर्स की थी और 18% तमिल स्पीकर्स की। तो बेल्जियम की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के आगे श्रीलंका में एक कम्युनिटी यानी सिन्हालाज की एक बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी थी। तो हमारे पास दो देश हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों के सामने डाइवर्सिटी का चैलेंज था। अब हम देखेंगे कि उन्होंने कौन से दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने और उन रास्तों का अंजाम, उनका फेट क्या हुआ। श्रीलंका ने चुना मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता। ये क्या होता है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो देश को अपनी मर्जी से चला सकती है, चाहे इसके लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी की ज़रूरतों और इच्छाओं को नज़रअंदाज ही क्यों ना करना पड़े। आई वही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिससे सिन्हाला कम्युनिटी का दबदबा कायम हो। जैसे 1956 में सिन्हाला को अकेले ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन और गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हालास को प्रायोरिटी मिलने लगी। और तो और नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि स्टेट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और बढ़ावा देगी। तो सोचो, इन सारे स्टेप्स का क्या असर हुआ होगा? बिल्कुल सही, जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो एलियनेटेड फील करने लगे। उन्हें लगा कि वो अपने ही देश में अलग थलग पड़ गए हैं। उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके राइट्स सबको इग्नोर किया जा रहा है। और बस यहीं से दोनों कम्युनिटीज के बीच रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। ये आपसी बेएतबारी, ये डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया और आखिर में एक भयानक सिविल वॉर में बदल गया। सिविल वॉर यानी जब एक देश के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं। एक बहुत ही ट्रैजिक, बहुत ही बुरा नतीजा निकला। अब चलो वापस बेल्जियम चलते हैं। जहां श्रीलंका ने मेजॉरिटी के जोर पर राज करने का रास्ता चुना, वहीं बेल्जियन लीडर्स ने एक बिल्कुल अलग अप्रोच अपनाया। उन्होंने इस बात को समझा और माना कि देश में अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं और सबकी रिस्पेक्ट करनी ही होगी। बेल्जियम का सोल्यूशन ब्रिलियंट था।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, लेकिन हर चीज बहुत सोच समझ कर की गई थी। देखो क्या किया उन्होंने। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल रखा ताकि कोई भी अकेले डिसीजन ना ले पाए। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी पावर्स दी, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करती थीं। तीसरा, ब्रसेल्स के लिए एक अलग ही गवर्नमेंट बना दी जिसमें दोनों कम्युनिटीज को बराबर की सीटें मिली। और आखिर में एक यूनिक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जिसका काम था हर कम्युनिटी के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से जुड़े इश्यूज को संभालना। आइन भाई, सबको अपनी बात कहने का हक मिला। और ये सिंपल सी स्ट्रीट साइन की फोटो देखो, ये उनके अकोमोडेशन मॉडल का एक परफेक्ट छोटा सा एग्जाम्पल है। इस साइन पर स्ट्रीट का नाम फ्रेंच और डच दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है। ये छोटी सी चीज दिखाती है कि उन्होंने डेली लाइफ में भी एक दूसरे की लैंग्वेज और कल्चर को कितनी रिस्पेक्ट दी। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों का, इन डिफरेंट अप्रोचेस का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? एक ने पावर छीनने की कोशिश की, दूसरे ने पावर शेयर की। आइए देखते हैं। और नतीजा जमीन आसमान का था। एक तरफ था बेल्जियम, जहां पावर शेयर करने से देश में शांति आई, स्टेबिलिटी आई और देश टूटने से बच गया। और दूसरी तरफ था श्रीलंका, जहां मेजॉरिटी रूल की जिद ने देश को एक भयानक सिविल वॉर में धकेल दिया, जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं और देश का विकास सालों पीछे चला गया। और बेल्जियम की इस सक्सेस का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जब यूरोप के कई देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया, तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स के लिए ब्रुसेल्स को चुना। पता है क्यों? क्योंकि बेल्जियम ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि अलग अलग कल्चर के लोग भी शांति से एक साथ रह सकते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर, क्या पावर शेयर करने से देश कमजोर होता है? आई थिंक इन दो कहानियों के बाद जवाब बिल्कुल क्लियर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत में पावर शेयर करने से देश और भी ज्यादा मजबूत होता है। असली यूनिटी सबकी फीलिंग्स और इंटरेस्ट्स की रिस्पेक्ट करने से आती है। तो सोचिए, असली पावर क्या है? सब पर अपना कंट्रोल रखने में या सबको साथ लेकर चलने में? इसके बारे में हम अगले पार्ट में और बात करेंगे। सी यू देयर। हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं सोशल साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 2, पावर शेयरिंग। नाउ ये जो कंसेप्ट है ना, ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बिल्कुल जान है, उसकी स्पिरिट है। पर सवाल ये है कि पावर को आखिर बांटना क्यों है? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? चलिए इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। और इसको अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। आई एम श्योर आप सबने विक्रम और वेताल की कहानियां सुनी होंगी, तो बस इमेजिन कीजिए, विक्रम बाइक चला रहा है, वेताल पीछे बैठा है एज ऑलवेज। बट दिस टाइम वेताल कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ पॉलिटिकल साइंस प्रॉब्लम सुना रहा है फ्रॉम द सिटी ऑफ बेरूत। सो कहानी का हीरो है खलील, और खलील रहता है लेबनान की कैपिटल बेरूत में। अब बेरूत एक बहुत ही मॉडर्न, कूल, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जहां अलग अलग कम्युनिटीज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स सब एक साथ रहते हैं। लेकिन इन्हीं कम्युनिटीज के बीच एक बहुत ही भयानक सिविल वॉर भी हो चुका है। और इसी सिविल वॉर को खत्म करने के लिए वहां के लीडर्स ने एक बहुत ही यूनिक पावर शेयरिंग डील की। इस डील के हिसाब से देश की टॉप पोस्ट्स अलग अलग कम्युनिटीज के लिए फिक्स कर दी गईं। जैसे प्रेसिडेंट हमेशा एक मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर एक सुन्नी मुस्लिम, डिप्टी पीएम एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, स्पीकर एक शिया मुस्लिम। बेसिकली सबकी हिस्सेदारी फिक्स हो गई। लेकिन हमारा हीरो खलील, उसको ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचो, वो एक पॉपुलर लीडर है, लोगों में काफी फेमस है, उसके भी बड़े पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, पर इस सिस्टम की वजह से वो कभी देश की टॉप पोस्ट यानी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो वो आवाज उठाता है, यार हम एक नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरह क्यों नहीं हो सकते? जस्ट हैव एन इलेक्शन, जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिले वो बन जाए प्रेसिडेंट। पर दूसरी तरफ हैं खलील के एल्डर्स, जिन्होंने उस सिविल वॉर की दहशत को अपनी आंखों से देखा है। उनका कहना है कि बेटा, यही सिस्टम पीस की सबसे बड़ी गारंटी है। अगर ये सिस्टम ना होता तो देश कब कब फिर से टूट चुका होता। तो देखा आपने, खलील की ये कहानी हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर पावर को शेयर करना डिजायरेबल क्यों है? क्यों है ये इतना जरूरी? लेट्स फाइंड आउट द बिग रीजंस बिहाइंड इट। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, पावर शेयरिंग के 2 सेट ऑफ रीजंस होते हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजंस। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, केयरफुल कैलकुलेशन पर बेस्ड। इसका लॉजिक सिंपल है, पावर शेयर करो तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बेसिकली बेटर आउटकम्स। और दूसरे हैं मॉरल रीजंस। ये प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों पर बेस्ड है। इनके हिसाब से पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, इट्स वेरी स्पिरिट। चलिए, ये प्रूडेंशियल वर्ल्ड अजीब लग रहा है ना? इसे आसान बनाते हैं। प्रूडेंशियल रीजन का सीधा साधा मतलब है एक ऐसा डिसीजन
जो फायदे और नुकसान को तोल-मोल कर लिया जाए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड, प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट डिसीजन। तो फिर मॉरल रीजन क्या है? ये इस बात पर जोर देता है कि डेमोक्रेसी में असली पावर लोगों के हाथ में है और इसलिए ये उनका हक बनता है, उनका राइट है कि उनसे पूछा जाए कि उन पर रूल कौन और कैसे करेगा। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही है जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, बट अब सवाल है कि इसे कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इसके 4 मेन फॉर्म्स यानी 4 तरीके कौन से हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच जो एक ही लेवल पर हैं शेयर किया जाता है। जैसे अपने इंडिया में लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट जो उन्हें लागू करती है, और जुडिशरी यानी कोर्ट्स, ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। दूसरा फॉर्म है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें पावर ऊपर से नीचे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होती है, बिल्कुल एक लैडर की तरह। जैसे अपने यहाँ सबसे ऊपर यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स और उसके भी नीचे हमारी लोकल गवर्नमेंट्स जैसे म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत्स। इसे ही फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। तीसरा तरीका है पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बांटना, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको भी पावर में एक फेयर चांस मिले और वो एलियनेटेड यानी अलग थलग फील ना करें। और चौथा और आखिरी फॉर्म है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग। देखो, डेमोक्रेसी में इतनी सारी पार्टीज के बीच कंपटीशन से ही तो ये इंश्योर होता है कि पावर किसी एक के हाथ में ना रह जाए। और कभी-कभी जब इलेक्शंस में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं, पावर शेयर करती हैं। चलिए इसी कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, और वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून के जरिए। ओके, लुक एट दिस। ये जर्मनी का एक कार्टून है। यहाँ एक गाड़ी के 2-2 स्टीयरिंग व्हील्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है वहाँ की ग्रैंड कोalition गवर्नमेंट को। हुआ ये था कि 2005 में वहाँ की 2 सबसे बड़ी एकदम राइवल पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई थी, क्योंकि किसी को भी अकेले जीतने लायक वोट्स नहीं मिले थे। तो दोनों राइवल्स मिलकर देश की गाड़ी चला रहे थे। ऑलराइट, टाइम फॉर अ सुपर क्विक रिवीजन। ये टेबल स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हॉरिजॉन्टल, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? चेक्स एंड बैलेंसेस। वर्टिकल, उसका की कॉन्सेप्ट फेडरल डिवीजन। पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप्स, उसका एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट। और पॉलिटिकल पार्टीज, उससे बनती है कोalition गवर्नमेंट। सिंपल है ना? तो इतना सब कुछ समझने के बाद चलिए अब पूरी कहानी को सर्कल बैक करते हैं। लेट्स गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। वापस चलते हैं खलील के डिलेमा के पास। तो जो सवाल वेताल ने विक्रम से पूछा था, अब वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। इमेजिन कीजिए, अगर आपको लेबनान के रूल्स को रीराइट करने की पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप खलील की तरह एक रेगुलर डेमोक्रेसी लाएंगे जिसमें विनर टेक्स ऑल, या फिर आप एल्डर्स की बात सुनकर पीस के लिए उस पुराने सिस्टम को ही चलने देंगे? थिंक अबाउट इट, सोचिएगा जरूर।